इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि तुर्कों का भारत में किस तरीके से आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे होती है और लास्ट के समय में वो अपना सारा जो साम्राज्य था वो किस तरीके से अपने सेनापतियों में बांट के वापस जा रहा होता है और जाटों के समूह द्वारा उसकी हत्या कर ली जाती है। आज हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है गुलाम वंश से। पहला जो वंश था जिसने दिल्ली पे शासन किया वो था गुलाम वंश, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के अंदर हम 4 मेन शासक के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीच में भी और भी बहुत सारे शासक हुए जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो मेनली हम इन चारों के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन। इन 4 शासकों के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो था 1206 से 1210। 4 साल तक इसने शासन किया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किया था, जो कि एक मस्जिद है दिल्ली में। हमने पढ़ा है इससे पहले की वीडियो में भी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया गया था मोहम्मद गौरी के आदेश पे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी तरीके से कुतुब मीनार का निर्माण का जो श्रेय जाता है वो 3 शासकों को जाता है। 2 हैं गुलाम वंश के और 1 है तुगलक वंश का। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद 2 मंजिलों का बनाने का जो श्रेय है वो जाता है इल्तुतमिश को, और पूरा करने का जो श्रेय है वो जाता है तुगलक वंश के शासक। आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तीसरी जो चीज़ का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था वो था कुव्वतुल इस्लाम। ये भी एक मस्जिद है दिल्ली का, देख लेते हैं। ये है कुव्वत उल इस्लाम और ये है कुतुब मीनार। फिर हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते थे। 1208 ईस्वी में सुल्तान की मान्यता मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसके जो शासन में सल्तनत की जो भाषा थी वो थी फ़ारसी, यानी सारी जो राजकाज जो भी चीज़ें होती थी, राज की भाषा, वो सब होता था फ़ारसी में। 1210 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 के बाद आराम शाह गद्दी पे बैठता है, जिसका शासनकाल केवल 8 महीने तक ही चल पाता है। 8 महीने के शासन के उपरांत इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह की हत्या कर ली जाती है और 1211 से शुरू होता है इल्तुतमिश का काल। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये पूरा एक कहानी के स्वरूप में है। जैसे कहानी चलते रहती है वैसे ही ये चीज़ें आगे को बढ़ते रहती हैं। ये सब किस बारे में दिखाता है? ये कि उस समय पे कैसे शासन हुआ करता था, कैसे शासक अपना सत्ता बचाने के लिए ही अपने परिवारों के जो सदस्य होते थे उनकी हत्या कर लेते थे, और कैसे आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण वो हटा दिए जाते थे, और कैसे भोग विलास में तृप्त रहने से वो शासक भी गद्दी से हटा दिए जाते थे। वो ही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। 1210 में हत्या के बाद आता है आराम शाह, जिसकी हत्या भी इल्तुतमिश द्वारा कर ली जाती है। अब शुरू होता है इल्तुतमिश का काल। 1210 से 1236 तक का इसका काल रहा है, शासनकाल। इल्तुतमिश द्वारा क्या क्या निर्माण करे गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी गुलामों का गुलाम। ठीक है, गौरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश हो गया गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश द्वारा अरबी सिक्के का प्रचलन कराया गया था।
चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इसका भी प्रचलन इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। सबसे पहले भारत पर मंगोलों का आक्रमण भी इल्तुतमिश के काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। 1221 ईस्वी में पहला मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जो करा था चंगेज़ खान ने, और ये आक्रमण असफल रहा। इल्तुतमिश द्वारा चंगेज़ खान को पराजित कर लिया गया था। 1215 में तराइन में एक युद्ध हुआ, जो हुआ यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में, और जिसमें यल्दौज को भी इल्तुतमिश ने पराजित कर लिया था। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चालीसा दल की स्थापना किसने करी, तो वो करी इल्तुतमिश ने। चालीसा दल था क्या? चालीसा दल, जिसको तुर्कानी चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, ये बेसिकली 40 तुर्क सरदारों का एक समूह होता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी इल्तुतमिश द्वारा ही की गई। अच्छा, जब ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तो उसका जो शासन करता था वो सारा करता था लाहौर से। यानी उसने दिल्ली में सल्तनत काल की तो स्थापना हो गई थी, परंतु उस समय जो राजधानी थी वो दिल्ली में नहीं थी। तो लाहौर से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित करने का जो श्रेय था, या जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वो इल्तुतमिश था। इसने एकता प्रथा का भी प्रचलन करा, एकता प्रथा की भी शुरुआत करी। एकता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा थी कि जो भी सैनिक होते थे उनको वेतन के रूप में छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े दिया जाना, वो इक्तेदारी होती थी, वो एकता प्रथा होती थी। यानी वेतन ना देके ज़मीन का लेन देन होना, ये होता था एकता प्रथा। तो इसका प्रचलन भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और भारत में पहला मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो अरबी सिक्का था, ये भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ करा था। एकता प्रथा की शुरुआत भी इसने करी। पहला मकबरा बनाने का श्रेय भी इसी को जाता है। चंगेज़ खां का मंगोलों का जो आक्रमण था चंगेज़ खां द्वारा, वो भी इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ। और देखते देखते 1236 में इल्तुतमिश की हत्या हो जाती है। इल्तुतमिश मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश ने उससे पहले ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था। अपनी मृत्यु से पहले ही उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था, परंतु उसके मृत्यु के बाद जो शासन में आया वो था उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी में बैठा, परंतु इसके जो सत्ता की जो बागडोर थी वो इसके हाथ में नहीं थी, वो थी इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में। रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का पुत्र था, शाह तुर्कान उसकी माँ, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ, उसके हाथ में सारी सत्ता आ गई। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक असफल शासक रहा, इसलिए उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और तुर्क अमीरों द्वारा सत्ता में बैठा दिया जाता है रजिया सुल्तान को, जिसको इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया सुल्तान 1236 में सत्ता में बैठती है, गद्दी में बैठती है, और 1240 तक इसका शासन चलता है। रजिया सुल्तान जो थी, ये पहली मुस्लिम महिला थी जो शासक बनी थी। पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्यागा था, और ये मर्दों की तरह, आदमियों की तरह टोपी और चोगा पहन के ही राज दरबार में आया करती थी। रजिया सुल्तान जो थी, इन्होंने गैर तुर्कों को सामंत बनाने का भी कार्य किया। यानी इन्होंने जो इनका शासनकाल में जो सामंत हुआ करते थे, वो पहले तक तुर्क ही होते थे। ये सब लोग तुर्क है ना, हमने पढ़ा था कि ये तुर्कों का भारत में आगमन कैसे होता है, उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, तो ये सब तुर्क थे। तो गैर तुर्कों को सामंत बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमीर तुर्क थे उनके बीच में विद्रोह होने लगा, और बात चलने लगी रजिया सुल्तान को उसकी गद्दी से हटा दिए जाने की। और फिर रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया गया, और फिर गद्दी में बैठा मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके बीच में
रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। अल्तुनिया एक अमीर तुर्क था। तो रजिया सुल्तान ने चाहा था, कोशिश थी उसकी कि वो उससे विवाह कर लेगी और फिर से अपनी गद्दी पा लेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास उनकी हत्या कर ली गई। कैथल हरियाणा में है। क्योंकि अमीर तुर्कों का विद्रोह हुआ था ना, तो उसमें से एक अमीर तुर्क था अल्तुनिया, जिससे रजिया ने विवाह कर लिया था गद्दी वापस पाने के चक्कर में, परंतु ऐसा नहीं हुआ और फिर गद्दी में बैठा बहराम शाह 1240 में। 2 साल तक इसने राज किया, 40 से 42 तक, और फिर इसकी हत्या कर ली जाती है अलाउद्दीन मसूद शाह द्वारा। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, ये इसको जो सत्ता में बैठाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बलबन को। मसूद शाह के बाद एक और शासक राज करता है, वो था नासिरुद्दीन महमूद। ये भी सत्ता में आता है 1246 में। ये भी बलबन के प्रसादोपरांत ही गद्दी में आता है और उसी के अंदर ही ये सारा काम करता है नासिरुद्दीन महमूद। यानी इनडायरेक्ट वे में जितनी भी ताकत थी वो बलबन के हाथ में ही थी। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन शासन में आता है, जो आता है 1265 से 1287 में। 65 से 87 तक इसका शासनकाल रहता है गयासुद्दीन बलबन का। गयासुद्दीन बलबन जो था, ये एक सफल राजा सिद्ध होता है। इसके किस तरीके से ये सफल होता है, क्योंकि इसका जो शासनकाल में था, इसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई थी, उसका भी श्रेय जाता है इसकी सफलता को। और दूसरा, इसका जो सिद्धांत था, ये 2 सिद्धांत में बेसिकली काम करता था। पहला तो इसका मानना था कि जो सुल्तान का जो पद है ये ईश्वर द्वारा ही प्रदान किया होता है, और दूसरा जो था उसका मानना था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। यानी ये एक निरंकुश शासक था और काफ़ी सफल इसका शासन रहा था। इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को समाप्त करा। अभी हमने पढ़ा था चालीसा दल 40 तुर्कों का समूह था, जिसकी स्थापना जो थी वो इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। अब आगे हम देख लेते हैं कि बाकी और क्या क्या इसने निर्माण कराए थे। तो सबसे पहले इसने अपनी सेना के लिए एक विभाग बनवाया, जो था दीवानी अर्ज, केंद्रीय सैन्य विभाग। इसकी स्थापना भी गयासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है, नवरोज उत्सव जिसका संबंध फारसी समुदाय से है, इसको किसने प्रारंभ कराया था? तो वो कराया था गयासुद्दीन बलबन ने। अपनी दरबार की जो परंपरा थी वो थी इसकी ईरानी। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। ये वो राजा था जिसने सिक्कों पे खलीफा का नाम लिखा। और सबसे पहले अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? अभी हमने पढ़ा था, वो था इल्तुतमिश ने। गयासुद्दीन बलबन की जो नीति थी वो थी लौह रक्त नीति। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह रक्त नीति अपनाई थी, और यही वो शासक था जिसने उच्च कुल और निम्न कुल के लोगों के बीच में अंतर स्थापित किया। गयासुद्दीन बलबन के शासन में 2 मशहूर कवि हुए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मशहूर कवि, फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके राज दरबार में थे, किसके दरबार में थे? वो थे गयासुद्दीन बलबन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वंश है, गुलाम वंश है ना, राजवंश नहीं है, कोई भी राजा नहीं है, राजवंश नहीं है, ये केवल वंश है। तो हम राज दरबार या राजा ऐसा नहीं कहेंगे, हम केवल उनके दरबार की बात करेंगे। तो फारसी कबीर अमीर खुसरो और अमीर हसन गयासुद्दीन बलबन के शासन में थे। प्रसिद्ध ज्योतिष मौलाना मुतरीज, ये भी इसके शासनकाल में थे, और इन्हीं के बताए अनुसार ये अपने कार्य किया करते थे, प्रसिद्ध ज्योतिष मौलाना मुतरीज। अब फिर हम देखते हैं 1287 में इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन बलबन के बेटा मारा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके दुख में आकर इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1287 में। और उसके बाद जो शासन में आता है वो होता है उनका पुत्र कैकुबाद।
उत्तराधिकारी कैकुबाद 1287 से 1290 तक शासन करता है। कैकुबाद एक बहुत ही अत्यंत विलासी इंसान था, कामुक इंसान था, एक सफल शासक नहीं था कैकुबाद। 1290 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, लकवा हो जाता है इसको और ये मर जाता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी शमसुद्दीन क्यूमर्स शासक बनता है, जो मात्र 3 साल का एक इसका पुत्र होता है, 3 साल का बच्चा जो उत्तराधिकारी होता है इसका। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर ली जाती है और फिर दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश की स्थापना होती है, जो है खिलजी वंश। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसका शासनकाल शुरू होता है 1290 से और चलता है 1320 तक, 40 साल 1320 तक, 30 साल तक खिलजी वंश शासन करता है। तो ये था गुलाम वंश के बारे में। हमने जाना कि गुलाम वंश में कैसे कैसे शासक आए और अंतिम शासक जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स, कैकुबाद का पुत्र और बलबन का पौत्र। तो आज हमने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कैसे गुलाम वंश अस्तित्व में आता है, ऐबक के द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए, इल्तुतमिश द्वारा किन किन चीज़ों का निर्माण और क्या क्या कार्य इसके सल्तनत काल में हुए, उसके बाद उसकी पुत्री और उसके बीच में इसका पुत्र कैसे सत्ता में आता है, और फिर पुत्री रजिया सुल्तान कैसे सत्ता संभालती है और कैसे फिर गयासुद्दीन बलबन शासन करता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में।